नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। समय है जनमत का। जनमत में बात करेंगे खबरों की। तमाम खबरें विस्तार के साथ आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की 1 मिनट में एक खबर के माध्यम से। की नगरी में इतिहास नहीं, आस्था का स्वर्णिम अध्याय लिखा गया है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर आज पहली बार 22 फीट लंबा, 11 फीट चौड़ा और लगभग 3 किलो वजनी धर्म ध्वजा भगवा आभा बिखेरता दिखा है। शुभ मुहूर्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे विधि विधान के साथ धर्म ध्वजारोहण किया। मंदिर की 161 फीट ऊंची चोटी पर केसरिया जब लहराया तो मानो अयोध्या की पवित्र हवा भी जय श्री राम के उद्घोष में बदल गई। ध्वजारोहण से पहले पीएम मोदी ने सप्त मंदिर जाकर सप्त ऋषियों के दर्शन किए और राम लला की भव्य आरती उतारी। ये क्षण केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि सनातन धर्म के उत्थान का प्रतीक बनकर सामने आया और देश भर से आए करीब 7000 विशिष्ट अतिथि इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। तो अयोध्या में धर्मध्वज की स्थापना पूरे हिंदुस्तान की आस्था और गौरव का प्रतीक बन गया। पीएम मोदी की आंखें हर पल पर टिकी रहीं, साधु संत भावुक रहे और सदियों का सपना साकार हुआ। श्रद्धा का एक और नजारा देखिए। अयोध्या में 25 नवंबर का दिन इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 673 दिन बाद राम मंदिर के भव्य शिखर पर धर्म ध्वजा फहराने का विराट क्षण पूरा हुआ। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने बटन दबाया, 2 किलो की केसरिया ध्वजा धीरे धीरे ऊपर उठने लगी और पूरा मंदिर परिसर जय जयकार से गूंज उठा। झंडा जब 161 फीट ऊंचे शिखर पर पहुंचा और लहराने लगा, वो क्षण सिर्फ अयोध्या का ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान का था। प्रधानमंत्री मोदी की आंखें उस पल पर टिकी रहीं। ये केवल अनुष्ठान नहीं, बल्कि भारत की आस्था, भारत की परंपरा और भारत की सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक था। सामने के कतार में बैठे साधु संत भावुक नजर आए। कई अपनी आंख पोंछते दिखाई दिए, मानो सदियों का इंतजार पूर्णता को प्राप्त कर गया हो। बिहार की नई सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक विकास की नई रूपरेखा तय कर ली है। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट ने अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ नौकरियां और प्रमुख शहरों में नई टाउनशिप बनाने का लक्ष्य रखा है। राज्य में रोजगार और आधुनिक शहरों का नया अध्याय शुरू हो गया। रिपोर्ट देखिए। बिहार की नई सरकार ने पद संभालते ही पहली कैबिनेट बैठक कर राज्य की दिशा और विकास की बड़ी रूपरेखा तय की। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सभी मंत्री मौजूद रहे। बैठक के बाद मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने प्रेस वार्ता कर सरकार की प्राथमिकताओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ नौकरियां और रोजगार देने का लक्ष्य तय किया है। राज्य के प्रमुख शहरों को सुंदर और आधुनिक बनाने के लिए बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन की स्थापना भी कैबिनेट ने स्वीकृत की है। शहरी विकास को लेकर कैबिनेट ने एक और महत्वपूर्ण फैसला किया है। राज्य के 11 शहरों, 9 प्रमंडलीय मुख्यालय, सोनपुर और सीतामढ़ी में नई सैटेलाइट और ग्रीनफील्ड टाउनशिप विकसित करने की मंजूरी दी गई है। मुख्य सचिव के अनुसार 2020-25 के बीच सरकार 50 लाख युवाओं को रोजगार दे चुकी है और अब 2025-30 के बीच 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की दिशा में यह नई कैबिनेट तेजी से काम करेगी। उत्तराखंड के पवित्र श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट शुभ मुहूर्त में बंद किए गए। भक्तों ने अंतिम दर्शन किए और जयकारों से माहौल भक्ति में उठा। पूजा उपासना जोशीमठ के योगध्यान मंदिर बद्री मंदिर में दिखाई दी। देखिए। उत्तराखंड की पवित्र श्री बद्रीनाथ धाम में शीतकाल की औपचारिक शुरुआत संपन्न हो चुकी है। धाम के कपाट शुभ मुहूर्त में शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। वेद मंत्रों के उच्चारण और विधिवत अनुष्ठानों के बीच भगवान बद्री विशाल को शीतकालीन विराम दिया गया था। इस अवसर पर धाम को 12 क्विंटल गेंदे के फूलों से भव्य रूप से सजाया गया था। दिन के शुरुआत से ही मंदिर परिसर में उत्सवी माहौल दिखाई दे रहा था। भक्तों की जयकारों की गूंज लगातार बनी रही।
बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने कपाट बंद होने से पहले अंतिम दर्शनों का सौभाग्य भी प्राप्त किया। कपाट बंद होने के बाद भगवान बद्री विशाल की पूजा उपासना की व्यवस्था जोशीमठ के पांडुकेश्वर स्थित योग ध्यान बद्री मंदिर में स्थानांतरित कर दी गई। दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 70 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन किया। ये केंद्र मुफ्त स्वास्थ्य जांच, दवाइयां, टीकाकरण के अलावा क्या क्या सुविधाएं देने जा रहे हैं, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शक्ति नगर से अलग अलग जिलों में 70 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मॉडल टाउन के विधायक अशोक गोयल भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जानकारी दी कि इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में नियमित स्वास्थ्य जांच, डॉक्टर परामर्श, आवश्यक दवाइयां और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, टीकाकरण, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की स्क्रीनिंग और टीकाकरण जैसी सुविधाएं मुफ्त उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि आयुष्मान भारत योजना, जन औषधि केंद्र, वय वंदना योजना और आयुष्मान आरोग्य मंदिर मिलकर दिल्ली में एक ऐसी स्वास्थ्य प्रणाली का निर्माण कर रही हैं जहां बेहतर इलाज हर किसी का अधिकार है, दवाइयां किफायती हैं और आधुनिक सुविधाएं हर नागरिक की पहुंच में हैं। दिल्ली के रोहिणी में प्रेमनगर इलाके में एक दुखद घटना हुई। 6 साल की मासूम पर पड़ोसी के एक पिटबुल डॉग ने हमला कर दिया। पड़ोसियों की तत्परता से समय रहते मदद मिली, लेकिन मामले में आगे क्या हुआ उस रिपोर्ट में आपको देख लेना चाहिए। राजधानी दिल्ली की रोहिणी में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। प्रेमनगर इलाके में एक पिटबुल नस्ल के खतरनाक कुत्ते ने 6 साल की मासूम बच्चे देवांग पर जानलेवा हमला कर दिया। हमला इतना भयावह था कि कुत्ते ने बच्चे का दाहिना कान चबा डाला और शरीर के कई हिस्से बुरी तरह नोच दिए। रविवार शाम देवांग अपने घर के बाहर खड़ा था, तभी पड़ोसी राजेश पाल का पिटबुल अचानक घर से बाहर निकला और पल भर में बच्चे पर टूट पड़ा। बच्चा खुद को बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया। बच्चे की चीख पुकार सुनकर पड़ोसी दौड़े, तब तक पिटबुल उसे बुरी तरह नोच चुका था। बच्चे की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने इस घटना में कुत्ते के मालिक राजेश पाल को गिरफ्तार कर लिया। देश के पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी और सर्द हवाओं का असर मैदानी इलाकों तक पहुंच गया। सुबह सुबह घना कोहरा दिखाई दे रहा है। विजिबिलिटी काफी लो अभी से होने लगी है। ठिठुरन बढ़ गई है। सर्दी का असर बढ़ता जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। आम जनता के लिए राहत की खबर आई। आरबीआई इस साल के अंत तक रेपो रेट में कटौती कर सकता है। और रेपो रेट में कटौती का मतलब साफ है कि घर, गाड़ी और पर्सनल लोन की ईएमआईज अब कम हो जाएंगी। आने वाली बैठक में क्या कुछ निर्णय होने जा रहा है, देखिए। खबर आम जनता के लिए राहत भरी हो सकती है, खासकर उनके लिए जो नया लोन लेने की योजना बना रही हैं या जिनके घर, गाड़ी या पर्सनल लोन की ईएमआई चल रही है। आरबीआई इस साल के अंत तक रेपो रेट में एक और कटौती कर सकता है, जिससे ईएमआई में कमी आने की संभावना बढ़ जाएगी।
आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने संकेत दिया है कि मौजूदा आर्थिक संकेतक रेपो रेट में कटौती की गुंजाइश दिखा रही है। उन्होंने कहा कि इस बार अंतिम निर्णय आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी की बैठक में लिया जाएगा। उनका यह बयान ठीक उस समय आया है जब 3 से 5 दिसंबर के बीच एमपीसी की बैठक होने जा रही है। मल्होत्रा ने बताया कि अक्टूबर की बैठक में यह संकेत दिया गया था कि आगे दरों में कटौती संभव है, इसलिए आगामी बैठक में महत्वपूर्ण घोषणा हो सकती है। और फरवरी से जून के बीच एमपीसी ने लगभग 100 बेसिस पॉइंट की कटौती की है, जबकि अगस्त और अक्टूबर में रेपो रेट को 5.5% पर स्थिर रखा गया था। जगतगुरु जनार्दन स्वामी महाराज जी की 36वीं पूर्ण स्मरण उपलक्ष्य में जगतगुरु स्वामी शांति गिरी जी महाराज के मार्गदर्शन और प्रमुख संतों की उपस्थिति में एलौरा क्षेत्र में 25 नवंबर से 2 दिसंबर 2025 तक चलने वाले विशाल जनशांति धर्म समारोह का शुभारंभ हुआ। समारोह की शुरुआत धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी और उनके धर्मपत्नी श्रीमती माया चौहान जी के हस्त कमलों से पूजन से साथ हुआ। हस्त कलश पूजन से किए गए इस पावन समारोह में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। जगत गुरु परम पूज्य संत श्री शांति गिरी जी महाराज जी की पावन उपस्थिति में मुख्यमंत्री फडणवीस और धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी ने ध्वजारोहण कर कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन किया। ध्वजारोहण के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने व्यासपीठ से उपस्थित हजारों भक्तों को संबोधित किया और समाज तथा राष्ट्र के कल्याण के लिए जनशांति धर्म समाज जैसे आयोजनों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। आपको बता दें कि 7 दिवसीय जनशांति धर्म समारोह में हिंदू राष्ट्र स्थापना के संकल्प के साथ विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान और आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें जप अनुष्ठान, महायज्ञ, अभिषेक, नाम स्मरण जप, हस्त लिखित जाप, अखंड नंददीप, भागवत पारायण, सत्संग जैसे अनेक आध्यात्मिक अनुष्ठान शामिल हैं। आज के कार्यक्रम में विशेष रूप से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के और जगतगुरु संत श्री शांति गिरी जी महाराज की उपस्थिति में समारोह का महत्व और ज्यादा बढ़ गया। निष्काम कर्म जय श्री राम। बढ़ेंगे आगे। नागपुर शहर के संस्थापक और पहले राजा गोंड राजा बख्त बुलंद शाह की ऐतिहासिक समाधि पर वक्फ बोर्ड ने अचानक दावा ठोक दिया। नागपुर के सक्करदरा स्थित राजघाट परिसर में 1702 से गोंडा राजाओं के वंशजों की समाधियां मौजूद हैं। ये स्थान आदिवासी समाज के इतिहास, संस्कृति और आस्था से गहराई से जुड़ा हुआ है। दरअसल वक्फ बोर्ड के इस अप्रत्याशित दावे के बाद आदिवासी संगठनों में तीखी नाराजगी है। वे जल्द ही जिलाधिकारी को विरोध ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार वक्फ बोर्ड ने दावा इसलिए किया क्योंकि परिसर में एक पुरानी कब्र मौजूद है, लेकिन आदिवासी समाज का कहना है कि गोंड समुदाय में मृत्यु के बाद जमीन देने की परंपरा है और यह स्थल किसी कब्रिस्तान का हिस्सा नहीं है, बल्कि पूरी तरीके से गोंड राजाओं की राजकीय समाधियों का स्थान है, जिसकी वो पीढ़ियों से पूजा करते आ रहे हैं। महानगर पालिका के रिकॉर्ड में भी ये जगह ब्रिटिश काल के दौरान गॉड सेमेंट्री के नाम से दर्ज है, जिसे बाद में NIT को हस्तांतरित किया गया। इस स्थल के सौंदर्यीकरण के लिए 9 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भी पहले ही मंजूर हो चुका है। इस समुदाय का कहना है कि यह क्षेत्र धर्म, परंपरा और इतिहास से जुड़ा और उसका अधिकार महाराष्ट्र सरकार और स्थानीय प्रशासन को है। आदिवासी संगठनों ने मांग की है कि वक्फ बोर्ड का दावा तत्काल प्रभाव से खारिज किया जाए और इस ऐतिहासिक धरोहर को सुरक्षित भी रखा जाए। हरियाणा सरकार की ओर से हिंद की चादर से श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में श्रद्धा सम्मान से परिपूर्ण भव्य समागम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिख मर्यादा और परंपराओं का पूर्ण पालन करते हुए अत्यंत विनम्रता, आदर और श्रद्धा के साथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूप का प्रकाश किया। मर्यादा के अनुरूप गुरु साहिब के स्वरूप को सुशोभित आसन पर स्थापित किया गया।
समागम के दौरान गुरु तेग बहादुर जी के अद्वितीय बलिदान, मानवता के प्रति उनके त्याग और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए दिए गए सर्वोच्च योगदान का स्मरण किया गया। हरियाणा सरकार ने इस आयोजन को सामाजिक सौहार्द, आध्यात्मिक चेतना और गुरु परंपरा के आदर्शों की प्रसारित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर बताया। दिल्ली में 10 नवंबर को लालकोट मेट्रो स्टेशन ब्लास्ट मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए कर रही है। एनआईए ने इस मामले में अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा निवासी डॉक्टर मुजम्मिल शकील गनई और उत्तर प्रदेश के लखनऊ निवासी डॉक्टर शाहीन सईद भी इसमें शामिल है। पूछताछ में डॉक्टर मुजम्मिल और शाहीन ने कई चौंका देने वाले खुलासे किए हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस ने हरियाणा की फरीदाबाद से जो विस्फोटक बरामद किए हैं, उनका कुछ हिस्सा बॉम्बर डॉक्टर उमर उन नबी जम्मू कश्मीर लेकर जाना चाहता था। उसकी योजना वहां भी कुछ बड़े धमाके करने की थी। डॉक्टर मुजम्मिल ने बताया कि फरीदाबाद में स्टोर करके रखा गया विस्फोटक हमें जम्मू कश्मीर भी लेकर जाना था। उमर वहां कुछ बड़ा करने की योजना वो बना रहा था। दोनों ने बताया कि डॉक्टर उमर हमेशा साथी मेवात के नूह से यूरिया लेकर आता था। दोनों ने बताया कि उमर यूरिया से विस्फोटक बनाने के लिए टेस्टिंग अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अपने कमरा नंबर 4 में करता था। डॉक्टर मुजम्मिल ने बताया कि डॉक्टर उमर का एक सूटकेस उसका सबसे बड़ा राजदार था। इस सूटकेस को जब सुरक्षा एजेंसियों ने खोला तो उसमें बहुत सारे सबूत बरामद हुए। उमर इस सूटकेस में बम बनाने का सामान हमेशा रखता था। इन आतंकियों ने बताया कि वे डॉक्टर उमर, डॉक्टर अदिल, मुफ्ती इरफान के साथ मिलकर एक बड़ी साजिश का ताना बाना बुन रहे थे। इस ग्रुप का हेड था डॉक्टर उमर, जिसने खुद को उड़ा लिया। मुजम्मिल ने बताया कि इस ग्रुप में सबसे ज्यादा तेज और बहुत ज्यादा एक्टिव था डॉक्टर उमर। उसने बताया कि हमने एक ग्रुप बनाया हुआ था जिसका एडमिन उमर था। यह ग्रुप उमर ने चीनी भाषा में बनाया था। उसमें सिर्फ चीनी भाषा में बात होती थी और ग्रुप का नाम भी चाइनीज भाषा में ही था। डॉक्टर मुजम्मिल का कहना है कि डॉक्टर उमर और डॉक्टर अदिल अहमद राठर पहले से ही एक दूसरे को जानते थे, परिचित थे, क्योंकि अदिल उमर का जूनियर था। मुजम्मिल ने बताया कि उसकी मुफ्ती इरफान अहमद से पहली मुलाकात जम्मू कश्मीर में एक बुजुर्ग महिला के इलाज कराने के दौरान घर पर हुई थी। उसने बताया कि मुफ्ती इरफान आतंकी संगठन अंसार गजवत उल हिंद के आतंकी हाफिज तांत्रिक के साथ पहले से जुड़ा हुआ था। तांत्रिक 2021 में एक एनकाउंटर में मारा गया था। इसके बाद डॉक्टर मुजम्मिल भी 2021 में अंसार गजवल उल हिंद की सदस्यता ले चुका था। बातों बातों में मेरी और मुफ्ती की दोस्ती हो गई। अंसार गजवल उल हिंद 2022 में डीएक्टिव हो गया था। मुजम्मिल, डॉक्टर उमर, मुफ्ती इरफान और डॉक्टर अदिल की पहली मुलाकात फरवरी 2022 में श्रीनगर में हुई थी। ये पूछताछ में तमाम खुलासे हुए हैं। इसके बाद से इन सबकी आतंकी बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ। उसने बताया कि 2022 में तुफैल नाम के एक शख्स ने इन लोगों ने एके राइफल मंगवाई थी। डॉक्टर मुजम्मिल ने बताया कि 2022 में उमर से बातचीत में नजर आई कि उसकी सोच हमेशा, उसके नॉलेज ने हमें सबको उसका फैन बनाया था। वो बाबरी मस्जिद की घटना से लेकर भारत और दुनिया के दूसरे देशों में मुसलमानों पर हुए अत्याचार के किस्से, कहानियां हमें सुनाता था। वो कहता था कि जम्मू कश्मीर में भारतीय सुरक्षा बलों की मदद जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं करनी चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेने के बाद लगातार अपनी सरकार की कार्य योजना और प्राथमिकताओं को लेकर एक्शन मोड में है। नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि नई सरकार का सबसे बड़ा फोकस युवाओं को नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराना है। दरअसल मंगलवार को नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक के बाद नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पोस्ट शेयर करते हुए कहा, 7 निश्चय 2 के तहत वर्ष 2020 से 25 के बीच 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार दिया गया और अब अगले 5 वर्षों में यानी 2025 से 30 में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य हम तय कर चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट शेयर कर लिखा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि नई सरकार के गठन के साथ ही राज्य में उद्योग को बढ़ावा देने, बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन के लिए तेज गति से काम शुरू कर दिया गया है। बदलते बिहार के विकास को नई रफ्तार देने के लिए प्रौद्योगिकी और सेवा आधारित नवाचारों पर आधारित न्यू एज इकोनॉमी के निर्माण को निर्णय लिया गया है। इस दिशा में बिहार से जुड़े अग्रणी उद्यमियों के सुझाव लेकर नई योजनाएं, नीतियां तैयार की जाएंगी। नीतीश कुमार ने आगे कहा कि बिहार को वैश्विक बैकएंड हब और ग्लोबल वर्कप्लेस के रूप में विकसित करेंगे।
इसके लिए प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों के सहयोग से एक रोडमैप तैयार किया जाएगा। बताया कि बिहार की आबादी में युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा है और यदि इस मानव संसाधन को सही दिशा मिली तो बिहार देश का सबसे तेजी से विकसित होने वाला राज्य बन सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार को पूर्वी भारत का नया टेक्नोलॉजी हब बनाने की योजना है, जिसके तहत डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, मेगा टेक सिटी और फिनटेक सिटी की स्थापना की जाएगी। उद्योगों के विस्तार के लिए व्यापक कार्य योजना को लागू किया जाएगा। अब आपको दिखाते हैं दिल्ली सरकार का वो पहल जिसने एक नई मिसाल कायम की है। लालकोट के पास मौजूद गौरवशाली स्थान पर गुरु तेग बहादुर के भक्तों और श्रद्धालुओं अद्भुत उत्साह देखने को मिला। इस कार्यक्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने हिस्सा लिया। दिल्ली सरकार लगातार भव्य और दिव्य प्रतिबद्ध दिखाई दे रही है दिल्ली के विकास के प्रति, ये अलौकिक व्यवस्थाओं के प्रति। श्रद्धालुओं के लिए यहाँ की जो व्यवस्थाएं थी वो आकर्षण का केंद्र बनी रही। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता स्वयं इस दिव्य कार्यक्रम की व्यवस्थाओं को देख रही थी और समय समय पर आकर यहाँ लंगर सेवा और अन्य सेवाओं में भागीदारी निभा रही है। बता दें कि दिल्ली में दीपावली और छठ पूजा के साथ गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी दिवस कार्यक्रम में दिख रहा है कि सरकार बदलने के बाद सभी त्योहारों को बेहद ही खास तरीके से मनाया जा रहा है। कहीं ना कहीं सरकार बदलने के बाद दिल्ली की जनता सभी त्योहारों को हर्षोल्लास के साथ मना पा रही है। आइए आपको दिखाते हैं कि ये कार्यक्रम किन मायनों में दिव्य, भव्य और अलौकिक रहा। हमारे संवाददाता सूरज प्रताप के साथ एक खास रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, जिसमें आपको ये दिखेगा कि कैसे दिल्ली की जनता इस पावन पर्व को उत्साह से मना रही है और दिल्ली सरकार की जमकर प्रशंसा सराहना कर रही है। दिल्ली सरकार की अनोखी पहल। गुरु तेग बहादुर जी का 350वां बलिदानी दिवस को दिल्ली में बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। लाल कोट के पास एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है और दिल्ली सरकार का भी बहुत सहयोग मिल रहा है। हमारे साथ देखिए कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस कार्यक्रम को ये किस तरीके से देखते हैं, कितना सरकार का सहयोग मिल रहा है और क्या क्या सुविधाएं जो है यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही है। वाहिगुरु जी, आपका? मेरा नाम AP सिंह है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये प्रोग्राम बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इसमें दिल्ली सरकार और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने बहुत बड़ा उपाला किया है। जैसे कल रेखा जी आई थी, वो ये बोल रही थी ये जितना बड़ा हमने इंतजाम किया है ये भी कम पड़ रहा है, अगली बार इससे भी अच्छा इंतजाम करेंगे ताकि पब्लिक को दिक्कत ना हो। यहाँ पे जो म्यूजियम बना है वो बहुत अच्छा है, लाइट एंड साउंड सिस्टम दिखाया जा रहा है वो अच्छा है और वॉलंटियर बहुत सारे लगा रखे हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से भी पूरा सहयोग है, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से भी पूरा सहयोग है और यहाँ पब्लिक को इतना रश है कि आने में प्रॉब्लम तो हो रही है, लेकिन जिसको श्रद्धा है उसने आना ही है ये देखने के लिए। अभी मैंने पीछे कुछ लोगों से बात करी, उनका कहना है कि पिछले 15-20 साल बाद काफ़ी भव्य तरीके से इस बार आयोजित किया जा रहा है इस कार्यक्रम। हाँ जी हाँ, बहुत बढ़िया प्रोग्राम किया जा रहा है। ये पहले के ऐसे नहीं हुआ कभी भी। ये जैसे जैसे पिछले साल भी हुआ था, इस साल उससे भी बेटर हुआ है और लगता है आने वाले समय में और भी अच्छा होगा। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, इनसे ही बात करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अमित नाम है सर। किस तरीके से जो है यहाँ पर क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया है? सर देखिए, ये दिल्ली का एक ऐसा आज जो भव्य एक प्रोग्राम किया जा रहा है लाल किले पर, ये दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से और गुरुद्वारा कमेटी की तरफ से जो किया जा रहा है बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। और मैंने अभी तक 14 सालों में, मुझे 14 साल दिल्ली में रहते हुए हो गए हैं, 14 सालों में इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम नहीं देखा। और आप जैसे कि भीड़ देख पा रहे हैं, लगभग 10 लाख से ज़्यादा लोग सुबह से लेके अभी तक आ चुके हैं और यहाँ का इंतज़ाम व्यवस्था इतनी ज़बरदस्त है। साफ़ सफाई से लेकर सिक्योरिटी को देखते हुए बहुत टाइट व्यवस्था कर रखी है सब।
और जैसा कि कल आपको पता ही होगा, कल रेखा गुप्ता जी सीएम आई हुई थी दिल्ली की यहाँ पर, उन्होंने लंगर सेवा भी करी है, अपने हाथ से प्रसाद भी बांटा है और आज का अनुमान लगाया जा रहा है गृह मंत्री जी के आने का। तो आप देखिए कि अगर इतने बड़े प्रोग्राम में ऐसे बड़े बड़े दिग्गज नेता आ रहे हैं तो क्या व्यवस्था होगी, आप खुद समझ सकते हैं। ये आप लोगों को जागरूक होने की इसलिए ज़रूरत है। आप लोग देखिए, ये हमारा सार्वजनिक गुरुओं ने हमारे सनातन धर्म के लिए जो बलिदान दिए हैं उनको कोई भी झुटला नहीं सकता। और ये गुरु तेग बहादुर जी जो सिखों के 9वें गुरु कहे जाते हैं, आप देखिए कि इन्होंने हमारे सनातन धर्म को बचाने के लिए, कश्मीरी पंडितों को बचाने के लिए अपना दिल्ली में शीशगंज गुरुद्वारे में जो आपका चांदनी चौक जो मार्केट है वहाँ पर 1675 में अपना शीश नवा दिया। मतलब सिक्खी नहीं छोड़ी, अपना धर्म अपना मजहब नहीं छोड़ा। इससे बड़ा बलिदान और क्या हो सकता है। उसके बाद अगर गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार की बात करी जाए, उनका पूरा परिवार देख लीजिए, उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे देश के लिए बलिदान दिए हैं, हमारे सनातन धर्म के लिए बलिदान दिए है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। अगर आज हम यहाँ खड़े हैं तो शायद उन्हीं की देन है, क्योंकि जो आपने औरंगजेब का आतंक सुना होगा, किताबों में भी पढ़ा होगा और बहुत सारी उसके ऊपर पिक्चरें भी बनी हुई हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, औरंगजेब ने जितना आतंक हिंदुस्तान में मचाया हुआ था, जो लोग जितने भी लोग थे वो अत्याचार उस पर मचाया हुआ था, कश्मीरी पंडितों को मजबूर कर दिया था अपना घर अपना परिवार छोड़ने के लिए। तो आप ये देखिए कि कितना बड़ा एक हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि सिखों ने आगे हमारे आगे आके एक मोर्चा संभाला। कर रही है, नहीं बोलेंगे आप कुछ? चलिए चलिए, आप लोग सेवा देने आए हैं, कहाँ से आए हैं? मैं हरियाणा से आया हूँ। हरियाणा से। कैसा कार्यक्रम? बढ़िया है, कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है। सरकार का पूरा सपोर्ट, योगदान सरकार का भी और अपने भाइयों का भी पूरा सपोर्ट है और अच्छा चल रहा है। कहाँ से आए हैं आप? हाँ जी, उत्तराखंड। उत्तराखंड से आए हैं? हाँ जी। अच्छा, आप सब लोग अलग अलग जगह से आए हुए हैं? जी हाँ, जत्था हमारा आया वहाँ से गुरुद्वारे से। कितने लोग आए हैं आपके साथ? हमारे 70 लोग आए। 70 लोग? जी हाँ। अच्छा, बस तो क्या बढ़िया लग रहा है कार्यक्रम? अच्छा, भव्य तरीके से आयोजित किया गया है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। क्या नाम हुआ आपका? जोगिंदर सिंह। कार्यक्रम बहुत बढ़िया देख बहुत खुश हुआ माना। सरकार का पूरा सपोर्ट है? हाँ, सरकार का बोला है, पब्लिक का दिक्कत कोई कमी? गुरुद्वारा कमेटी का पौधा है, 350 साल मना रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है हमारे को। तो चलिए, हमारे साथ और भी लोग हैं। भाई साहब, कहाँ से आए हैं आप? मैं दिल्ली से ही हूँ जी। सबसे पहले तो फतेह प्रवान करो, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बाकी आप मेहमान हैं, आप बताइए कि आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? एकदम बढ़िया लग रहा है, तभी मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, क्योंकि पिछले 15-20 साल से ऐसा कार्यक्रम मैंने नहीं देखा। तो किस तरीके से सहयोग मिल रहा है सरकार का, लोगों का? जी, हम तो दिल्ली से ही हैं एंड आपको पता ही है कि बंगला साहिब जितने भी गुरुद्वारे दिल्ली के, चाहे वो बड़े हो चाहे छोटे हो, आप सब देख रहे हैं कि सबका सहयोग है। लाल किले में आज तक मैंने बचपन से नहीं देखा ऐसा, आज पहली बार हम भी देख रहे हैं। मम्मी वगैरह बुआ सब आई हुई हैं, बुआ बिहार से आई हैं स्पेशली, एंड बहुत अच्छा लग रहा है इतने बड़े लेवल पे। पहली बार ये मैंने पहली बार देखा है लाल किले में। बाकी सहयोग है, भगवान की कृपा ही है यहाँ पे। तो मतलब पहले ऐसा कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया? किसी धर्म से रिलेटेड कभी कुछ हुआ ही नहीं है। फर्स्ट टाइम है कि गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पे इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, क्योंकि हमने नहीं देखा। हम यहीं पैदा हुए हैं, दिल्ली में ही पैदा हुए हैं, लेकिन दिल्ली में कभी भी आज तक ऐसा आयोजन नहीं हुआ है और किसी की इतनी शायद ज़रूरत हुई भी नहीं है। मतलब दिल्ली में पहली बार इतना भव्य तरीके से जो है हाँ जी कार्यक्रम का आयोजित किया जा रहा है। पहली बार। तो देखिए, कहीं ना कहीं सरकार बदलने का यही फायदा है। जो कहते हैं सनातनियों की सरकार, ये दिखता है, क्योंकि जिस तरीके से पहले त्योहारों को दबाया जाता था, अपने ही लोग अपना ही त्यौहार डर के सहम के मनाते थे, आज वही लोग, इनके चेहरे पर मुस्कान देखिए, कितने खुश हैं, कितने भव्य तरीके से जो है अपना त्यौहार मना रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं इस चीज़ को। और एक बार कैमरा पर्सन को कहूँगा कि दिखाए, इस भीड़ को दिखाए। अभी रात के 8 बज रहे हैं और इस टाइम पे देखिए इतने लोग यहाँ पर आपको दिखेंगे। और यहाँ के लोगों का कहना है कि सुबह से अब तक लगभग 10 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर आ चुके होंगे। और किस तरीके से जो है सरकार के सहयोग से इस कार्यक्रम को इतना भव्य तरीके से आयोजित किया गया है। लोग काफ़ी खुश हैं, सरकार बदली है, लोग काफ़ी खुश हैं, सरकार काम कर रही है, लोगों को दिख रहा है। और फिलहाल मैं दिल्ली को यही कहना चाहूँगा कि चीज़ें बदलने में थोड़ा समय लगता है, वक्त बदलने में समय लगता है, पर वक्त
जरूर बदलता है। फिलहाल कैमरा पर्सन चंदन के साथ मैं सूरज, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। जैसा कि आप चांदनी चौक में आए हुए हैं, इस समय लाल किले पर खड़े हैं और लाल किले पर देख रहे हैं गुरु तेग बहादुर जी का जो शहीदी दिवस मनाया जा रहा है, 350वां शहीदी दिवस। और जैसा कि हम सब जानते हैं, ये वो गुरु परिवार के लोग हैं जिन्होंने सनातन धर्म को बचाने के लिए, हिंदुस्तान को बचाने के लिए, कश्मीरी पंडितों को बचाने के लिए जो बलिदान दिए हैं वो किसी से छुपा नहीं है या उसको झुटलाया नहीं जा सकता। और जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, गुरु तेग बहादुर जो सिखों के 9वें गुरु कहे जाने वाले, जिन्होंने चांदनी चौक में मतलब एक, अगर मैं आपको उनकी एक कहानी सुनाऊं तो आप सुनेंगे। औरंगजेब नाम का एक राजा होता था जिसने पूरी जनता को परेशान करके अपने अत्याचारों से परेशान करके रखा हुआ था और उन्होंने कश्मीरी पंडितों को मारना, काटना, उनकी बहू बेटियों के संग ना जाने कितने अत्याचार करे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जब गुरु तेग बहादुर जी ने वहाँ पे जाकर कहा कि आप लोगों को कुछ भी हो जाए अपना धर्म परिवर्तन नहीं करना, क्योंकि वो क्या कहता था, औरंगजेब ने एक अपनी मंशा बनाई हुई थी कि सबको अपना मुगल शासक बनाना चाहता था, अपने मुगल धर्म में इस्लामिक धर्म में लाना चाहता था। लेकिन जो उसका धर्म मान लेता था, जो उसकी बात मान लेता था, वो उनके साथ में हो जाता था। जो नहीं मानते थे तो वो उनको मारता, काटता और जिंदा तक जलवा देता था। और उसके बाद यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं, उसके अत्याचार नहीं रुके तो कश्मीरी पंडितों ने जाकर एक सभा बुलाई जहाँ पर गुरु तेग बहादुर जी आए। गुरु तेग बहादुर जी ने जाकर उनसे कहा, कश्मीरी पंडितों से कुछ भी हो जाए, आपको अपना धर्म, अपना परिवर्तन नहीं करना, आपको अपना धर्म परिवर्तन नहीं करना। तब पंडितों के सिखाने के बाद पंडित लोग जो थे वो उसके पास गए, औरंगजेब के पास गए। वहाँ जाने के बाद उन्होंने क्या कहा, औरंगजेब से कहा कि ऐसा है कि कोई भी आज के बाद धर्म परिवर्तन नहीं करेगा। तब औरंगजेब ने नाराज होकर गुरु तेग बहादुर जी के ऊपर अत्याचार करने शुरू कर दिए और उन्होंने एक सभा बुलाई, जो पीछे हमारे ठीक पीछे चांदनी चौक जो गुरुद्वारा बना हुआ है वहाँ पर उसने एक सभा बुलाई और सभा में बुलाने के बाद उनके ऊपर अत्याचार किए। अत्याचार करने के बाद उन्होंने क्या किया, औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी का शीश जो है वो धड़ से अलग कर दिया, यानी कि उनको मार दिया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, ये वही गुरु तेग बहादुर हैं जिन्होंने सनातन धर्म को बचाने के लिए, कश्मीरी पंडितों को बचाने के लिए, हमारा मजहब बचाने के लिए इन्होंने अपनी कुर्बानी दी, इस देश के लिए, इस मजहब के लिए। और मैं आपको बता दूं, यहाँ तक उसका अत्याचार नहीं रुका तो आगे चल के गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जो 2 बेटे थे, फतेह और जोरावर, उनको भी उसने दीवारों में चुनवा दिया। इतने अत्याचार किए, इतने अच्छे अत्याचार। आज उसी का नतीजा देख लीजिए कि आज हम यहाँ पर खड़े होकर उनका शहीदी दिवस मना रहे हैं और लाखों की तादाद में यहाँ पर भीड़ आई हुई है। और आपको मैं एक पत्रकार महोदय एक बात और बता दूं, आज से पहले मुझे 14 साल दिल्ली में रहते हुए हो गए, मैंने इतना बड़ा भव्य प्रोग्राम नहीं देखा। शायद अंकल जी भी बता पाएंगे, ऐसा आपने प्रोग्राम देखा अंकल जी? नहीं देखा। पीछे माताएं बहनें खड़ी हैं, वो भी ये सारी ला रही हैं कि हमने नहीं देखा। और ये बात सच है, कांग्रेस ने, आपने देखा होगा, हरमंदिर साहिब के ऊपर टैंक चलवा दिए, गोले गिरवा दिए, वहाँ के लोगों को, सिख भाइयों को, हिंदू भाइयों को मरवा दिया। आप एक चीज़ सोच के देखिए, आज कांग्रेस का क्या हाल हो गया कि दर बदर भीख मांग रहे हैं, एक सीट के लिए, एक एमएलए, एक सांसद के लिए भीख मांगनी पड़ रही है। तो ये सर वक्त बदलता है, सबका वक्त पलटता है। आज देख लीजिए, ये इतना बड़ा प्रोग्राम, भव्य प्रोग्राम जो कराया जा रहा है दिल्ली गवर्नमेंट से, रेखा गुप्ता जी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से और साथ ही साथ आपके गुरुद्वारा कमेटी की तरफ से इतना बड़ा प्रोग्राम कराया जा रहा है। और आप देखिए यहाँ पे लाखों लोग आए हुए हैं, यहाँ पर उन लोगों को आज अपनेपन का एहसास हो रहा है, क्योंकि आज से पहले किसी भी गवर्नमेंट ने सिख समुदाय के लिए कभी ऐसा प्रोग्राम ना करवाया, ना कोई सपने में सोचा। और रेखा गुप्ता जी कल यहाँ आई हुई थी, उन्होंने अपने हाथ से यहाँ पर सेवा करी, लंगर बरताया। और आज सुनने में आ रहा है गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं और शायद मोदी जी भी आ रहे हैं। तो इससे बड़ा सौभाग्य की बात हमारे लिए, सिख भाइयों के लिए और क्या हो सकती है कि देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, दिल्ली की सीएम हमारे प्रोग्राम में, हमारे खुशियों में सम्मिलित होने आ रहे हैं और हमारे इतने बड़े प्रोग्राम में आ रहे हैं। आप बताइए। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। श्री गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस जो है मनाया जा रहा है, बहुत अच्छी तादाद में, बहुत अच्छे ढंग से मनाया जा रहा है। मैंने ऐसा कभी जो मना रहे हैं ऐसा कभी हमने नहीं देखा। कार्यक्रम जो मना रहे हैं ऐसा हमने आज तक नहीं देखा। कांग्रेस के ज़माने में भी हमने नहीं देखा, किसी ज़माने में हम नहीं देखा ऐसा। दिल्ली सरकार से खुश हो? दिल्ली सरकार से हम बड़े खुश हैं, रेखा गुप्ता से हम बड़े खुश हैं। उन्होंने ऐसा प्रोग्राम कार्यक्रम
किया। भाई भाई दयाला जी, भाई मती साहब जी, मती दास जी, भाई सती दास जी, उन्होंने उनको बड़े तहसीए दिए। भाई मती दास जी को आरा से चढ़ाया गया, आरों से चढ़ाया गया। भाई सती दास जी को रुई डाल के उनको जलाया गया। भाई मती दास जी को देग में उबाल के, जैसे आलू उबलता है उसमें देग में किया गया। इसलिए हिंदुओं की रक्षा के लिए उन्होंने सब कुछ किया। आज वो नहीं करते, आज वो बलिदान नहीं देते, शायद हम आप मुसलमान होते। जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हमारे यहाँ 350 साल मनाई जा रही है शहीदी पर्व पर। मतीदास सतीदास भाई दयाला जी को, उनको कोटि कोट नमन है। और आज हमारी जो ये रेखा गुप्ता जी हैं दिल्ली की सीएम, इन्होंने बहुत बढ़िया प्रबंधक किया है। हमारे यहाँ रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, हर चीज़ की व्यवस्था बहुत बढ़िया करी है। इनको बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की। बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।